नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नीतीश चा के मंत्रिमंडल ने आज शपथ ले ली और पहली बार शायद ऐसा शपथ शपथ ग्रहण हुआ होगा आनंद जी, जिसमें मिनिस्टर लोग 4 लोग 5 लोग एक साथ सामूहिक तौर पर शपथ लिए हैं कि हाँ मैं फलाना, मैं फलाना। मतलब मैंने तो नहीं देखा था इस तरह से कि आप एक बार में 5-5 6-6 मिनिस्टर्स ले रहे हो। अब पता नहीं, ये हो सकता है कि चलता हो यार, मतलब असंवैधानिक तो नहीं ही है, क्योंकि वैसे भी आरिफ मोहम्मद खान साहब करवा रहे थे। वो तो कानूनची एक नंबर के हैं। कानूनची हम लोगों के यहाँ मिथिला में जो कहा जाता है, जो एकदम बाल की खाल निकाल ले। कानूनविद के अर्थों में कानूनची है, बड कानूनची है, बड कानूनची है, बड कानून बघाड़ी छे। मतलब हर नियम का मूलतः जो है वो कहेगा कि मतलब हर एक टी पे जो है वो क्रॉस जो है वो इतना लंबा होना चाहिए, डॉट जो है वो आई के ऊपर यहाँ पे लगना चाहिए, ये थोड़ा सा दाहिने खिसक गया है। तो हर मीन मेख निकालता रहे जो हर मामले से मामले चीज में नियमों का अक्षरशः पालन कराने वाला, जो एकदम निगेटिव के सिरे पर खड़ा रहता है। अगले ही पल वो आदमी, ये एक गुण हो सकता है, लेकिन अक्सरहा आदमी इसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो अवगुण में बदल जाता है कि वह बड़ा यार ये कानून की है। तो कानून की अक्सर नेगेटिव अर्थों में है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि मैं अपनी पीठ खुजा सकता हूं आनंद जी, आपकी भी, कि हम लोग लगातार कहते रहे कि भाई बिहारियों को इस सरकार गठन में कुछ नहीं मिलेगा। इस पूरे चुनावी कवायद का कोई मतलब नहीं है सिवाय इसके कि बम बम करता हुआ बहुमत आ गया सरकार के पास और आरजेडी फिनिश हो गई। वरना आप देखिए ना, सरकार में क्या अंतर आया है। वही चीफ मिनिस्टर रहेंगे, वही डिप्टी सीएम है, वही मिनिस्टर लोग हैं। कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं, कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं, कुछ भी ऐसा नया नहीं। और ये मैं कह रहा था, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा था। इस बार मुझे लगा कि एक व्यक्ति, मंत्री जी, कोई मुझे दिखे कि जीन्स और शर्ट में, तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर पता चला कि लीजिए वो भाई साहब कुशवाहा जी के सुपुत्र निकल गए। अब हो सकता है वो योग्य हो, मतलब मैं नहीं कहता, मैं ठीक है योग्य हैं, लेकिन शुरुआती जो हर्डल होता है खासतौर से नेतागिरी में, जो 100 बाधाएं होती हैं, वो तो उनको नहीं झेलनी पड़ी होंगी। उनके लिए एक बना बनाया क्षेत्र पिता ने तो दे ही दिया। अब इतने तो वो नामाकुल नहीं होंगे, इतने कृतज्ञ तो नहीं होंगे कि पिता का इतना भी योगदान न स्वीकारें। आनंद लो क्या महाराज, पुरानी बोतल में पुरानी शराब कहना थोड़ा अर्थ विपर्य हो जाएगा, क्योंकि वो तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। शराब तो अच्छी बात, अच्छी बात। हाँ तो अच्छी बात ही हुई ना। चावल और शराब जैसी चीजें जो है वो पुरानी हो तो बेहतर। अच्छा कहना हो तो आप पुरानी थैली में पुरानी बोरी में पुराना चावल कहते तो वो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं हुआ है, इसीलिए पुरानी बोतल में पुराना शराब कहेंगे। नहीं, पुरानी बोतल में पुरानी शराब नहीं, लेकिन मंत्रिमंडल के संदर्भ में तो ये निगेटिव हो गया ना सर। भाई मंत्रिमंडल के संदर्भ में अकेला है। आप देखिए, चुनाव जो होते हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। आप जब चुन रहे हैं तो अच्छा चुन रहे हैं या बुरा चुन रहे हैं, ये दोनों काम आप कर रहे होते हैं। तो यहां जो होता है उसको समझना हो तो बिहारियों का, आप सरकारी नौकरियों का क्रेज तो जानते ही होंगे। सरकारी नौकरियों का क्रेज होता है तो जाहिर सी बात है कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी उनको सॉल्व करने होते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक तकनीक सिखाई जाती है। उसमें कहा जाता है या तो तुम्हें सही उत्तर पता हो, सीधे उस पर टिक मार दो, आंसर क्वेश्चन सॉल्व। अगर सही उत्तर नहीं पता है तुम्हें, तब क्या करना है, जो जो गलत उत्तर हो ना चारों में से, उनको छांट के हटाना शुरू करो। जब सारे गलत उत्तर छट के हट जाएंगे तो जो वाला बच जाएगा वो सही उत्तर है। तो यहां जो बिहार में जो चुनाव हो रहा था, ये सही को चुनने की बारी नहीं हो रही थी, इसमें से चुन चुन के गलत को हटाया जा रहा था। तो बिहार की जनता ने पूरी कोशिश की, सही उत्तर उन्हें नहीं पता था
तो उन्होंने गलत वाले उत्तर को चुन चुन के काट काट के हटाना शुरू किया, कुछ एक को हटाया। अब ऐसे इस तकनीक से जो है सही आंसर पे ही आप पहुंचेंगे इसकी गारंटी नहीं होती, हो सकता है कि गड़बड़ी हो जाए, क्योंकि आपको जवाब नहीं पता था इसीलिए इस तकनीक का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, तो गलती हो सकती है। तो यहां पे भी कुछ जगहों पर, कुछ सीटों पर जनता से गलती हुई है, लेकिन वहां जहां पे गलती हुई है उन सभी जगहों पर सांपनाथ और नागनाथ के बीच में चुनने की कवायद थी। तो यहां अब जनता के पास ये कंफर्म था कि भैया नागनाथ अगर काटेगा तो वो तो जहरीला है, कंफर्म है, नाग का जहर कैसा होता है सबको पता है। सांपनाथ अगर काटेगा तो वो जहरीला हो भी सकता है, जहरीला नहीं भी हो सकता है। तो जनता ने सांपनाथ को चुन लिया। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका था वो अप्लाई करके और चुनाव के नतीजे आ गए। तो चुनाव के नतीजे अब जो हमारे पास आए हैं उसमें अधिकांश जो उज्जड़, नालायक, बेकार किस्म के लोग थे उनको छांट करके हटा दिया गया है। सबको हटाने में जनता सफल नहीं हुई है, लेकिन निश्चिंत रहिए, अगले चुनाव की बारी आते आते जो बाकी की गंदगी है उसको भी साफ कर दिया जाएगा। और ये चीज अब बिल्कुल कंफर्म समझनी पड़ेगी कि आप ये अगर सोच रहे हैं कि बाहुबली को लेकर के आएंगे और आप चुनाव जीत लेंगे, तो ये काम अब उतना आसान नहीं रह गया है। लोगों के सोचने का तरीका नहीं बदला है। आप ये सोच रहे हैं अगर इसमें, इस पूरी प्रक्रिया में, कि लोगों के सोचने का तरीका बदल गया है, तो नहीं, लोगों के सोचने का तरीका नहीं बदला है। 60% वोटर जो पुराना वाला है वो अभी भी उतना ही जातिवादी है, अपनी जात के गुंडे को वोट देने वाला है और उतना ही गिरा हुआ है जितना पहले था 20 साल पहले। और ये वोटर गिरा हुआ था, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि सरकार गिरी हुई थी। वो जो जनप्रतिनिधि था वो उसी जनता का प्रतिनिधि था। तो जनता जैसी थी ना वैसा ही उसने प्रतिनिधि चुना हुआ था। 60% से ऊपर लोग वैसे ही थे, इसलिए उसको चुन के रखा था। अब क्या हुआ है कि समय बीतने के साथ नए लोग आ गए हैं, जेनजी आ गया है। माय समीकरण जो है ना पुराना वाला, वो माय समीकरण बदल गया है। किसी महिला को यह कहना है कि तुम किसी गुंडे को वोट दे दो, रंगदार को वोट दे दो, ये आसान नहीं होता। तो अब जो है ये 40% आबादी, जिससे नीतीश कुमार ने उकसा के उसके अधिकार याद दिला दिए हैं कि तुम्हारे पास अधिकार भी हैं, सिर्फ कर्तव्य नहीं है। ये जो तुम भर दिन घर में झाड़ू पोछा और बर्तन करते रहती हो, इसके बदले में तुमसे इज्जत के साथ बात की जाए, तुम्हें पूरा रिस्पेक्ट मिले, ये तुम्हारा अधिकार बनता है। ये याद दिला दिया नीतीश कुमार ने। जैसे ही याद दिला दिया तो अचानक उसे लगा अच्छा ये भी हो सकता है। तो यहां जो बंदर और मदारी वाली कहानी हम सुना रहे होते हैं वो लागू हो गई है। तो होता क्या है कि मदारी जो होता है ना, उसका बंदर जो था वो शरारती था, और मदारी जैसे ही इधर उधर जाता तो बंदर कुछ ना कुछ घर में शरारत करता था। तो एक दिन घर से निकलते समय बंदर को वो कह के गया कि देखो मेरे जाने के समय ना कोई शरारत मत करना और घर में आग तो बिल्कुल मत लगाना। जैसे ही मदारी घर से बाहर निकला दरवाजे से, तो बंदर ने सोचा ओ तेरी, घर में आग भी लगाई जा सकती है, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। तो यहां जो सलाह नीतीश बाबू ने माय समीकरण को दी, तो माय समीकरण को अचानक सूझ गया कि ओ तेरी, ये भी तो किया जा सकता है। तो अब जब वोटिंग हुई है तो उसका मामूली सा असर नजर आया है। ये पहली बार वो आग लगा रहे थे, इसीलिए आपका घर पूरी तरह नहीं जला है। जितने गुंडे रंगदार हैं सबको समझना होगा कि तुम्हारे घर में आग लगने ही वाली है। या तो पहले भाग जाओ, और अगर पहले नहीं भागोगे तो जनता तो 5 साल में खदेड़ ही देगी, निश्चिंत रहो। तो ये होने वाला है, सिर्फ एक झलक दिखलाई गई है, अगले चुनाव तक आपको ये नजर आ जाएगा। आप मतलब ये कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल अभी नहीं बदला है, सरकार उसी रफ्तार से चलेगी, लेकिन अगर उस रफ्तार से चलेगी तब तो गुरु खराब हालात होंगे, क्योंकि तब तो पुल गिरेंगे, तब तो वही भ्रष्टाचार रहेगा, वही स्वास्थ्य मंत्रालय बीमार रहेगा, वही शिक्षक रहेंगे कहीं, लेकिन गुणवत्ता जो है वो तो कहीं कोई बात ही नहीं रहेगी। तो ये सब तो सारी बातें, तो अपराधी जो होता है वो अपराधी जो है बैठा हुआ वहां सत्ता में, वो क्या बैठ के दुर्गा पूजा देख रहा होगा जब आप उसके ऊपर थप्पड़ चलाएंगे? तो जनता जब मुंह पे उसके लात मारेगी तो वो खड़ा होकर के बिल्कुल इंतजार करेगा कि कोई मेरी नाक तोड़ दे? बिल्कुल नहीं, वो अपना तरीका बदलेगा। तो वो जो पहले सड़क पर सीटी मारता दिखता था ना, वो अब सड़क पे सीटी मारता हुआ नहीं दिखेगा। वो क्या कर रहा है अब?
वो अब बाइक चला रहा है, दौड़ता हुआ आता है, तेज बाइक चलाता हुआ आपका सेलफोन, आपका चेन स्नैच करके भाग रहा है। तरीका उसने बदल लिया है। तो अब जो बदले हुए तरीके से निपटने की तैयारी है वो होगी। तो पुराने वाले जितने थे उनको साफ कर दिया गया है, जो नए वाले हैं अब उनको साफ किया जाएगा। तो थोड़ी हलचल जो है आपको वो दिखेगी। हलचल कैसी वाली दिखेगी वो भी हम बता देते हैं। अचानक से आपको नजर आना शुरू हो गया होगा कि पुलिस पर जनता ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल चढ़ गए हैं बिहार पुलिस की छाती पर। मतलब गुंडे तो उनके साथ जो कर रहे थे कर ही रहे थे, अब जनता कह रही है कि हाँ भैया कर क्या रहे हो, ये थाना इंचार्ज में बैठ करके थाना में बैठ के क्या कर रहे हो, ये सड़क पे तुम आम आदमी को गाली दे दोगे और जब गुंडे आएंगे तो तुम्हारे ऊपर से जीप चढ़ा के निकाल देते हैं। तो ये सब जो है ये नहीं चलेगा। अगर ये हरकत करोगे तो सस्पेंड होगे, तुम्हारा वीडियो बनाएंगे और पूरे सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे। तो 2 कांड जो है इस तरह के करके जनता दिखा चुकी है और बाकी भी कांड करके दिखाएगी। तो जो पुलिसकर्मी महोदय बैठ करके ये बता रहे होते हैं, के बारे में जरा उस कांड के बारे में बता दीजिए प्लीज विस्तार से हमारे दर्शकों के लिए। दो कांड थे ऐसे, 2 कांड जो थे ऐसे, तो 2 कांड अभी तुरंत हुए हैं। एक कांड में हुआ क्या था कि एक जो हाईवे जैसा बना हुआ है गंगा के ऊपर, उस पर अक्सर लोग मोटरसाइकिल से घूमने जाते हैं। अभी हाल में सभी लोगों ने उसको देख लिया होगा क्योंकि लालू यादव का मन अब घर में नहीं लगता, तो वो मरीन ड्राइव पर गाड़ी में बैठ करके, एक बढ़िया सी गाड़ी है उस पर घूमने चले जाते हैं। तो वो मरीन ड्राइव अब लोग देख चुके हैं कि पटना में कैसी सड़कें हैं, मरीन ड्राइव वगैरह। तो वो जो मरीन ड्राइव है ना, उसी पे चला रहा था कोई युवक मोटरसाइकिल, और उसने अपने हेलमेट में वो जो कैमरा होता है, जो गोप्रो वगैरह का कैमरा होता है, वैसा कुछ लगा रखा था और उससे बिना बात के रोक करके माँ बहन की गाली दे रहा था एक पुलिसकर्मी। अगले दिन सस्पेंड हो चुका है वो। ऐसा ही एक दूसरे पुलिसकर्मी ने किया। ये गुंडा जो था ये भूल गया कि दूसरे की स्कूटी जब्त करते समय जो है ये वर्दी वाला गुंडा क्या कर रहा था कि खुद बिना हेलमेट लगाए हुए स्कूटी चला करके ले जा रहा था और महिला को उतार दिया था। तो भैया कानून तुम्हारे ऊपर भी लागू होता है, ये तुमको नहीं याद रखना चाहिए। और प्रेग्नेंट महिला पे बिल्कुल स्कूटी चढ़ा देने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, मान लिया अपराध कर्मी थी, बिल्कुल 12,000 का क्या 50,000 का चालान था उसकी स्कूटी पे, ठीक है, मान लिया। जब्त करना चाहते थे तुम स्कूटी, ये भी मान लिया, लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या है, सिखाया नहीं गया है तुम्हें, ट्रेनिंग नहीं मिली है। तो जैसे ही पूछा गया कि ट्रेनिंग नहीं मिली है तो वैसे ही आए बाएं करने लगे, आए बाएं करने लगे। पब्लिक ने वीडियो बनाया, डाल दिया। अब वो भी साहब नपेंगे। तो बुढ़ौती में बिना हेलमेट पहन के जो रंगदारी कर रहे थे वो सब अब निकल जाएगा। और ये 2 बार पटना में हुआ है, ये तो अभी बहुत सारी जगहों पे होगा। क्योंकि यहां देखिए मछली जो है वो सड़ के तरफ से सड़ती है, ये आप जानते हैं, कोई भी जानता है। यहां जो स्थिति है वो ये है कि जो मेन थे, जी बता लीजिए। नहीं बताना नहीं है उसमें, एक चीज की मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इतनी बड़ी खबर दे दीजिएगा तो मैं खुशी के मारे मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है तो आप ये बताइए कि एक जो मशहूर पत्रकार हुआ करते थे अभी चुनाव के दौर तक, हर एक चैनल पे जो राजनीतिक एक्सपर्ट बन करके अभी बैठे हुए दिख रहे थे, मतलब हर एक चैनल, बड़े टीवी चैनल तो छोड़िए, लल्लन टॉप जैसे चैनल पर भी बैठे हुए दिख रहे थे, उनको जो पटक के गरियाया गया है और दौड़ा दौड़ा के लोग मारने की तैयारी कर रहे हैं, वो किस लिए हो रहा है? इसीलिए हो रहा है ना। क्या नहीं बोलना है तुम्हें? तो ये जो 4 स्तंभ थे, इन 4 स्तंभों पर हम हंटर चलने वाला है। 3 हंटर बिल्कुल जो है सामने सामने झेल चुके हैं, क्योंकि इनसे जनता का इंटरेक्शन जो है वो डायरेक्ट है। जैसे कार्यपालिका जो है उनसे डायरेक्ट है इंटरेक्शन, पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह से जो है डायरेक्ट इंटरेक्शन है, तो उनको हंटर तुरंत पड़ गया। पत्रकारिता वालों से जो है उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है पब्लिक का, तो भाई ये कन्हैया भेलारी या भेनारी या जो कुछ भी इनका नाम है, इनको हंटर तुरंत पड़ गया, याद दिला दिया गया कि प्रेस्टिट्यूट बनने का नतीजा क्या होता है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि नेतागिरी करने आए थे तो भैया चुनाव में तो अपना वोट लेकर के घर पे बैठे हुए हैं, अच्छा फील हो रहा होगा अभी। अच्छा कन्हैया भेलारी लोग, ये लोग पत्रकार हैं, मतलब पटना की पत्रकारिता, खैर इस पर भी एक बार बात करनी होगी। ये धूर्तता, ये नीचता कई लोग करते हैं। जो लोग खुद पत्रकार रहे हों या पहले कभी पत्रकार रहे हों भूतकाल में, वो लोग तुरंत प्रोटेक्टिव मोड में आ जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही
जैसे आप कहिएगा किसी की आईएएस के सामने अगर आप बोल बैठिए कि कार्यपालिका जो है वो भ्रष्ट हो गई है, फटाक से आईएएस बोलेगा नहीं नहीं वो तो 2-4 आईएएस जी घूस लेते हैं जी, इसीलिए जी सब बदनाम है जी। नेताजी के सामने बोल दीजिए कि बहुत भ्रष्टाचार है राजनीति में, तुरंत बोलेंगे नहीं नहीं 2-4 भ्रष्ट लोगों के कारण सभी को बदनाम करना उचित नहीं, 1-2 जो है वो इस तरह के हैं। पुलिसकर्मी के सामने बोलिएगा वही हाल, इनके सामने बोलिएगा वही हाल, पत्रकार के सामने बोल दीजिए कि पत्रकारिता नीचता कर रही है, तो फिर फट से पत्रकार या एक्स पत्रकार वो तुरंत प्रोटेक्टिव मोड में आ जाता है। नहीं नहीं जी ये पत्रकार तो था ही नहीं जी, ये तो यूट्यूबर था। यूट्यूबर था तो न्यूज चैनल पर बैठ के क्या कर रहा था? लिखा था उसके परिचय में यूट्यूबर, राजनैतिक विश्लेषक लिख रहे थे। नहीं और यूट्यूबर अगर आपके पास मिलियनर, अभी ये नहीं चलेगा, अभी ये नहीं चलेगा। वो पत्रकार था, उसको पत्रकार लिखा है आपने, उसको पत्रकार बता करके, वरिष्ठ पत्रकार बता करके चैट बनाया गया है। अब उसको पत्रकार ही कहा जाएगा। कन्हैया भेलारी पत्रकार था। एक मिनट भाई, आप YouTube को इस तरह मतलब जो कोई भी कहते हैं भाई, सारे बड़े बड़े तथाकथित पत्रकार आज यूट्यूबर हैं, और यूट्यूबर ये सीमाएं टूट चुकी हैं। कम्युनिकेशन का पूरा एक नया मॉडल आ चुका है, जर्नलिज्म का सारा चेहरा बदल चुका है। कौन है जो यूट्यूबर नहीं है भैया? क्या जब जनता ने हंटर मारना शुरू किया, एन कूपर ने जब 2008 में लिखा था द बिगर टेंट, उस समय क्यों नहीं याद आया था? 2008 से अभी तक नहीं याद आया था, अभी याद आने लगा जब हंटर पढ़ने लगा। पढ़ा नहीं था द बिगर टेंट? हम पत्रकारिता के छात्र हैं, हमको पता है द बिगर टेंट का नाम है। अच्छा देखिए एंडी ब्रो, ये मत पत्रकार के नाम पे। एंडी ब्रो, आपके यहाँ लगता है कुछ गड़बड़ है नेट की कनेक्शन का, लेकिन खैर आपकी बात मोटे तौर पर जो समझ में आई उसके बाद देखिए दर्शकों, एंडी ब्रो शायद जो ये कह रहे हैं मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि सचमुच वास्तविक अर्थों में देखिए दो चीजें हुई हैं, इकोनॉमिक आर्थिक सशक्तिकरण जो हुआ है महिलाओं का, और दूसरे तकनीक जो पहुंच में आई है उसके बुरे परिणामों पर छोड़ दीजिए, लेकिन जो पॉजिटिव परिणाम है और यूपीआई इसने गेम ही बदल दिया सच। और ये 10,000 की जो बात हो रही है और बिहारियों की कीमत ये 2 टके के लोग 10,000 कर रहे हैं, उस पर भी एंडी ब्रो एक प्रोग्राम करना है 10,000 बिहारी। लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें इस पूरे मंत्रिमंडल से। देखिए मुझे तो, मैंने तो कहा था कि मंत्रिमंडल वही रहेगा, लेकिन इस बात का दुख तो होता ही है, कुछ नए लोग लाने चाहिए थे, कुछ नए लोग, पुराने लोगों को जैसे सम्राट चौधरी के बनने से मुझे कोई बहुत खुशी नहीं हुई है, नहीं रहना चाहिए था उनको संगठन में ले जाते। लेकिन खैर चलिए, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या हैं? देखिए इस बार जनता के पास उतने विकल्प नहीं थे। जब आप लड़ना शुरू करते हैं तो आप बहुत मजबूत स्थिति में होंगे, ऐसा नहीं होता है। लड़ाई बस शुरू हुई है, ये तो बस अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। जैसे नारे जितने होते हैं ना एक्टिविस्ट्स के, वो सारे याद कर लीजिए। जो नारे नेताजी वहां डाकला पे खड़े होकर लगा रहे थे ना, मोटी मोटी जंजीरें गले में टांग करके, उन सब नेताओं को याद कर लेना चाहिए। और ये जितने चोरी के नारे थे ना यहाँ वहां से उठाए हुए, वो सब अब नेताजी को याद आएंगे। क्यों याद आएंगे? क्योंकि जनता ने ये पलटी मार दी है। और अभी जो है जनता के पास इस चुनाव में विकल्प इसलिए नहीं थे क्योंकि जनता अपनी बात समझा नहीं पाई थी। वोट के जरिए उसने अपनी बात समझा दी है कि अगर आप संतों को उतारेंगे तो नतीजा तो यही होगा। तो हल्का सा जो है वो झटका अभी पड़ा है, तो एक आध लपड़ थप्पड़ में घबराने की जरूरत नहीं है। इतना झूमा झटकी को तो हम लोग बिहार में कुछ मानते ही नहीं है। तो ये मामूली सी जो चोट आई है नेताजी लोगों को बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, और आगे अगली बार के लिए कैंडिडेट नए वाले जो होते हैं ना उनको चुन लीजिए, शरीफ आदमी को ढूंढ लीजिए जिसका चेहरा चल जाए। क्योंकि अगली बार जो ये महिलाएं हैं वो देख चुकी है कि उनके वोटिंग का नतीजा क्या होता है। वो ये देख चुकी है कि 27 वोट से जो है ना चुनाव जीता और हारा जा सकता है। 29 सीटों पे ऐसा हुआ। तो अगली बार इस चीज पर दबाव और बढ़ाएंगी, और आपको शरीफ आदमी जो विकास या भाई साहब
नेता को ही धकेल। भाई साहब, अगली बार से विधानसभा और संसद सब जगह 35% आरक्षण भी लागू हो जाएगा शायद। हाँ, विधानसभा में तो लागू हो ही जाएगा, 30 तक तो भाई लागू हो ही जाएगा। तो और इससे वैसे भी महिला राज क्या है, तो इससे जो नई वाली आफतें हैं ना, वो तो थाने अभी अभी ही झेल रहे हैं। तो अगली बार हम लोग बात कर लें तो एक बार पुलिस थानों में भी बात कर लेंगे कि पुलिस थानों में क्या बदलाव हुआ है ये 30% लड़कियों के आ जाने से, तो उसकी चर्चा भी करनी पड़ेगी। जी जी, कल इतना ही। और दर्शकों श्रोताओं, आप जिस तरह व्यालोक वाणी पर अपना स्नेह और प्रेम बनाए हुए हैं, प्लीज बनाए रखिए। और आज उन सभी लोगों का फिर से एक बार शुक्रिया। अगली बार मैं नाम लेकर आऊंगा, अभी वो मैं नाम लिख नहीं पाया सबका, लेकिन जिन्होंने भी वो चैट कोई चैट थैंक्स चैट वगैरह होता है उसके जरिए जिन्होंने भी हमें कुछ भेजा है, उन सभी को आभार, धन्यवाद। जय सिया राम। और आप शेयर और लाइक्स की संख्या बढ़ाते रहें साहब। और कई लोगों ने बार बार पूछा है कि आपकी मदद कैसे करें। साहब, सब होगा और ब्राह्मण हूँ कह के भिक्षा लूंगा, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया है। थोड़ा सा हमें मेहनत करने दीजिए। अभी मैं जिस वर्णाश्रम में हूँ, गृहस्थाश्रम में हूँ, तो मेहनत वाले इसमें हूँ, वैश्य कर्म में हूँ, तो करने दीजिए थोड़ा सा वैश्य कर्म, थोड़ा सा ब्राह्मण कर्म करने दीजिए। जब जरूरत होगी तो आप लोगों से जरूर मांगा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। एंडी ब्रो बहुत मेरा साथ दे रहे हैं, इसके लिए इनको खास तौर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप लोग एंडी ब्रो को और किस विषय पर सुनना चाहेंगे बताइएगा मुझे, क्योंकि अब तो चुनाव खत्म हो गए, तो धीरे धीरे हम लोग बिहार पर रोजाना कार्यक्रम शायद न करें, लेकिन हाँ, नई सरकार को जरूर ये बताते रहेंगे कि हमें अपने विपक्ष में हमेशा शामिल समझो। फिलहाल इतना ही। जय जय सिया राम। जय श्री राम।